हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आशा करता हूँ आपने पीरियोडिक टेबल याद करी होगी। जो ट्रिक्स आपको बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में, उनको आपने फॉलो किया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एक हिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है ना, जिसके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, लोगों की क्या क्या सोच थी, उनके ऊपर किस तरीके से वर्क हुआ और किस तरीके से जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वहाँ तक लोगों की सोच पहुँची। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना। देखें, मैं समझाते जाता हूँ, पहले एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो आए थे लेवोशिए। लेवोशिए ने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया। ठीक है ना, मैं एक बार सारे बोल देता हूँ, फिर अपन वापस से पूरे पॉइंट्स एक बार डिस्कस करेंगे। दो बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक बार देख देख के लिख लीजिएगा उसको। ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले लेवोशिए आए, उसने मेटल और नॉन मेटल के बीच में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेती है। ठीक है ना, मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती है, नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होती है। मेटल्स कंडक्टिविटी शो करती है, नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी शो नहीं करती एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है ना, तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया, प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि कुछ मेटल सॉफ्ट होती है, कुछ मेटल हार्ड होती है। जैसे एस ब्लॉक मेटल्स हैं, उनको नाइफ से कट किया जा सकता है। ठीक है ना, फिर अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी हो गई। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, हार्ड भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो उनमें मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल जिनको बोलते हैं, उनकी डिस्कवरी के बाद में क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। प्राउड्स आए, प्राउड्स ने कहा कि भाई हाइड्रोजन से मिलकर बने, सारे एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर बने। पर जब हाइड्रोजन से मिलकर बने, क्योंकि उनके जो एटॉमिक मास है उन्होंने देखा जनरली हाइड्रोजन के मल्टीपल में आ रहे थे, इस वजह से उनका सारे एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से मिलके बने। पर जिनके एटॉमिक मास जो है फ्रैक्शन में आ रहे थे, ठीक है ना, उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 35.5 जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना, नेक्स्ट उसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसके बाद में डोबेराइनर आए। डोबेराइनर ने जो है वो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, जिसके अंदर पहले और तीसरे उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा। और पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास का एवरेज था वो अगर बीच वाले के बराबर आ जाए तो वो तीनों जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ऐसे ग्रुप को ट्राइड्स बोलते हैं, TRIADS, ट्राइड्स बोलते हैं डोबेराइनर के। पर बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उनको वो सेम प्रॉपर्टी वालों को एक साथ नहीं रख पाया, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है ना, क्योंकि जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो 3 की जगह एक ग्रुप में 5 आ गए, तो उसका ट्राइड वाला जो डोबेराइनर का ट्राइड लो था, ट्राइड लो ऑफ डोबेराइनर, ठीक है ना, तो वो फेल हो गया। उसके बाद में न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल, जिस तरीके से सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा वापस आ गया ना। तो उन्होंने देखा पहले और 8वें में जो है वो अगर जिस तरीके से म्यूजिकल नोड में पहला और 7वां जो नोड है, पहला और 8वां जो है वो नोड सेम है, उसी तरीके से एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे रखेंगे तो पहले और 8वें की प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। ये न्यूलैंड ने बोला था। ठीक है, फिर उसके बाद में आए अपने पास में न्यूलैंड का रूल फेल हो गया जैसे इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई। ठीक है ना, कम एलिमेंट्स पे तो लग रहा था, ज़्यादा एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद में अपने नंबर आया किसका, लोथर मेयर का। लोथर मेयर ने कर्व बनाया एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। तो उसने देखा जिनके साइज ऊपर है, जिनके साइज मतलब है ना, उसने जो कर्व बनाया उसमें उसने देखा कि सेम पोजीशन पे सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। पर वही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आए मेंडलीफ आए। मेंडलीफ ने सबसे पहली बार जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया था और उन्होंने एक पीरियोडिक फंक्शन दिया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक मासेस के। मतलब उन्होंने बोला एटॉमिक मास के ऊपर जो है वो पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। मतलब कि अगर अपन एक पर्टिकुलर इंटरवल के रिस्पेक्ट में देखें तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स अगर उनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखें तो सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में मिल जाते हैं। ठीक है ना, और इसी को उन्होंने पीरियोडिक लॉ बोला और इस बेसिस पे उनको बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उन्होंने पहली बार पीरियोडिक
टेबुलर फॉर्म के अंदर और किसी लॉजिकल बात के साथ में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। वो तो किस्मत खराब थी न्यूलैंड की, वो तो किस्मत खराब थी किसकी? न्यूलैंड की। अगर न्यूलैंड अगर ये नहीं कहता ना पहला और आठवां, तो वो होता फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया इंटरवल। और मेंडलीफ ने थोड़ी सी समझदारी दिखा दी, उसने इंटरवल को फिक्स नहीं बोला, वेरिएबल बोला। उसने कहा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, जबकि न्यूलैंड अड़ गया था कहाँ पे? पहले और आठवें पे। तो नहीं तो जो है अपने मेंडलीफ जो है वो जरूर से क्या होता, मेंडलीफ जो है वो जरूर से अपना मेंडलीफ की जगह न्यूलैंड जो है वो आपका फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता, पर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन कहलाता है? मेंडलीफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने शॉर्ट में एक बार आपको समझा दिया है, एक एक वापस पढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले लेवोसिया है, लिखा हुआ है लेवोसिए क्लासिफाई द एलिमेंट सिंप्लीफाई इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेवोसिए ने मेटल्स और नॉन मेटल्स में एलिमेंट को क्लासिफाई किया। मेटल आर द वन विच हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स वो होती हैं जो टेंडेंसी रखती है किसको? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। नॉन मेटल्स आर द वन विच हैव द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है। इसके अलावा अभी मैंने क्या बोला था? मेटल्स हार्ड होती है, नॉन मेटल्स इन जनरल सॉफ्ट होती है। मेटल्स जो हैं वो कंडक्टिविटी शो करती है, जबकि नॉन मेटल कंडक्टिविटी शो नहीं करती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टिविटी शो करता है। ड्रॉबैक और लिमिटेशन, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज दिस क्लासिफिकेशन बिकम्स इनसफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, अपन ने अभी बोला भी था कि जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए तो सफिशिएंट नहीं रहा एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये तो जनरल प्रॉपर्टी थी। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स एंड दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। अभी मैंने बोला था मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद में उनकी जो है पोजीशन डिसाइड नहीं हो पा रही थी। लेवोसिए कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस द मेटेलॉइड्स, किस में रखना है, मेटल में रखना है या नॉन मेटल में रखना है। उसके बाद में आए अपने पास कौन से? प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स की क्या सोच थी? सिंप्लीफाई अज्यूम्ड। ये सब सोच पे चल रहे हैं, अभी तक कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। ही सिंप्लीफाई अज्यूम दैट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जितने भी सारे एलिमेंट्स है वो किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन के बने हुए हैं। सो वी कैन से दैट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। ड्रॉबैक और लिमिटेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म बाय हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है, हर एक एलिमेंट थोड़ी ना हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी कईयों में तो न्यूट्रॉन भी होते हैं। द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज अ होल नंबर, जैसे क्लोरीन का 35.5, स्ट्रोंशियम का 87.5, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक और लिमिटेशन थी किसकी? प्राउड्स हाइपोथेसिस की। उसके बाद में आए डोबेराइनर रूल, ट्राइड रूल। ट्राइड मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट के ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्राइड। उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स का 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम थी और सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे रखा। तो इन डोबेराइनर ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल है क्लोरीन का 30.5, आयोडीन का 127 और एवरेज लगभग कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। किसका? ब्रोमीन का। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम 40, 137 एंड 87.5, वही उसी तरीके का उतना ही लगभग एवरेज आ रहा है। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है ना, वही लगभग एवरेज आ रहा है। अब इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल सा है, इसमें एक ट्रिक भी चलती है। देखे अपन ने लास्ट टर्न पे मैजिक नंबर्स पढ़े थे, मैजिक नंबर के बेसिस पे ही अपन यहाँ पे बात करते हैं। अगर 3 एलिमेंट्स हैं और उनके बीच का जो मैजिक नंबर जैसे 8 आ रहा है तो वो ट्राइड रूल फॉलो कर रहे हैं। उनके बीच में 18 आ रहा है तो भी वो ट्राइड रूल फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर अपन बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहाँ पे 18 का डिफरेंस आ रहा है और 18 का डिफरेंस आ रहा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो ये ट्राइड रूल फॉलो करेंगे। अगर अपन बात करें किसकी, लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से ये भी ट्राइड रूल फॉलो करेंगे। तो ये चेक करने का तरीका हो गया, ट्रिक हो गई। मैजिक नंबर सेम आ रहे हो, मतलब एटॉमिक नंबर में डिफरेंस अगर ट्राइड में सेम आ रहा हो तो वो ट्राइड रूल फॉलो कर जाएंगे।
ड्रॉबैक और लिमिटेशन, ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज एज ट्राइड, सही बात है, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे वो सबके सब ट्राइड की फॉर्म में अरेंज नहीं किए जा सकते हैं। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उनके तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ग्रुप में भी होती है, लेफ्ट टू राइट भी होती है और टॉप टू बॉटम भी होती है। नेक्स्ट देखें, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना, उसने जो एलिमेंट्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा। एंड ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल वॉवल्स नोटेशन, वही सारे गामा पादा नी सा, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ इनर्ट गैस, एट द टाइम इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन, उस टाइम तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए हाइड्रोजन हीलियम हटा दिया अपन ने, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर आ गया कौन सा, फ्लोरीन, ठीक है ना। फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, फिर आ गया कौन सा, क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन और फ्लोरीन तीनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ऑलमोस्ट सेम है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ऑलमोस्ट सेम है, ऑक्सीजन सल्फर प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे जैसे ही हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जीनॉन रेडॉन इंट्रोड्यूस होंगे, खेल खत्म हो जाएगा किसका, इस ट्राइड ऑक्टेव रूल का, इस वजह से रूल हो गया फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट, सोडियम बेरिलियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड सो ऑन, ये भी अपन ने समझा है। देखें ड्रॉबैक और लिमिटेशन, दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, एक तो एटॉमिक नंबर 20 तक ही ये रूल फॉलो हो रहा है क्योंकि उसके बाद में अपन जानते हैं इंटरवल 18 का आ जाता है ना, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर इज डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टीड ऑफ 8 एलिमेंट्स, इस वजह से, ठीक है ना। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस एंड इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक टेबल इट बिकम्स द 8th एलिमेंट फ्रॉम अल्कली मेटल, सो दिस लॉ हैड टू बी ड्रॉप्ड आउट। क्लियर बात है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात सारी। नेक्स्ट उसके बाद में लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर ने कर्व बनाया, क्या कर्व बनाया भाई, देखो लोथर मेयर ने एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे कर्व बनाया। एटॉमिक मास लिखा यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम लिखा और इस तरीके से उन्होंने जो है वो ग्राफ बनाया, ठीक है ना। ये और पीक पे कौन रहा, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, ये रहे, ठीक है ना, ये पीक पोजीशन पे रहे, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो डिसेंडिंग पोजीशन पे, जिनके मास ज़्यादा थे तो ये डिसेंडिंग पोजीशन आ गई, ठीक है ना। तो याद कुछ नहीं करना इसमें, अपन जानते हैं, आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है, अल्कली मेटल्स का होता है अगर इनर्ट गैस ना हो तो और उनके बाद में छोटे कौन से होते हैं, ये हो गए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। अब उनसे पहले कौन आता है एटॉमिक नंबर में, अगर इनर्ट गैस ना हो तो उनके पहले कौन आता है, अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हो गए आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, इस तरीके से। तो असेंडिंग पोजीशन पे तो हो गए आपके कौन से, असेंडिंग पोजीशन पे तो हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कली मेटल्स। डिसेंडिंग पोजीशन पे नीचे गिरते हुए हो गए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। और बीच वाली पोजीशन पे सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स, डी ब्लॉक मेटल्स, वही है। देखो पीरियोडिक टेबल में इधर अल्कली मेटल्स है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल है, लास्ट में कौन है अपने पास में, लास्ट में है हेलोजेंस, और बीच में कौन बचे अपने पास में, डी ब्लॉक मेटेलॉइड्स। तो बीच में कौन से आ गए, डी ब्लॉक मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो ये उन्होंने ग्राफ बनाया, इससे ये पता चला कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो है वो सेम पोजीशन पे आते हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या पॉइंट बोले। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व, है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व, बिल्कुल सही बात है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन, वो भी मैंने आपको बता दिया है। मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व, ये नीचे वाला पार्ट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ये भी अपन को समझ में आ गया है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम पोजीशन ऑन द कर्व, ये उसकी खासियत थी। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लोथर मेयर प्रपोज्ड दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड दिस बिकम द बेस ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने हिंट दे दी थी
कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है एटॉमिक मासेस पे। पर ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, हवा में बात चल रही थी, वो तुक्का लगाए जा रहे थे, क्योंकि सब लोग वहीं सोच रहे थे, काम चल रहा था तो सब लोग वहीं सोच रहे थे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो उसके बाद में आया मेंडलीफ, और मेंडलीफ ने भी जो बेस बनाया वो था क्या, अपना एटॉमिक मास। देखें यहाँ पे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया। उन्होंने लॉ दिया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसकी, उनके एटॉमिक वेट की, किसकी, एटॉमिक वेट की, एटॉमिक मास की, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। किसके ऊपर डिपेंड करती है वो, एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती है। तब तक जो नॉन एलिमेंट थे वो 63 थे, 63 तब तक नॉन एलिमेंट्स थे। इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है ना। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर, हॉरिजॉन्टल रोज एंड द वर्टिकल कॉलम्स, मतलब टेबुलर फॉर्म के अंदर उन्होंने अरेंज किया था। हॉरिजॉन्टल रो जिसको अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड बोलते हैं, वो सीरीज बोलते थे। क्या बोलते थे, सीरीज। अपन पीरियड बोलते हैं, वो क्या बोलते थे, सीरीज। उस टाइम सीरीज कितनी थी, 12 सीरीज थी टोटल तरीके से चला जाए तो 12 सीरीज थी। देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉपर, Ag, Au, और नीचे 4F और 5F, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इस तरीके से 12 सीरीज उस टाइम तक थी। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, देयर आर 8 ग्रुप, 8 ग्रुप थे भाई। टोटल कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे, ठीक है ना। 8 ग्रुप। इनर्ट गैसेस की तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, हिसाब किताब लगा लेना, बहुत सिंपल सा है। अगर आज के हिसाब से बात करें तो 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 18, पर वो भी इनर्ट गैस को इंक्लूडिंग करके और तब इंक्लूड करके। और उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी इनर्ट गैसेस की। इसका मतलब जो है वहां पे 17 ग्रुप बचे, 17 ग्रुप बचे तो 1 2 7 तो उन्होंने क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी। तो इस तरीके से कितने ग्रुप हो गए, 14 ग्रुप हो गए। फिर उसके बाद में 8 की अगर अपन बात करें तो 8 जो है वो 3 ग्रुप, 3 पार्ट में था, FeCO, Ni। आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने ये बनाया था, एक याद हो आपको, तो मैंने A और B लिखे थे। A जो है वो S एंड P ब्लॉक है, B जो है वो D ब्लॉक वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने हो गए, ग्रुप हो गए। ए ग्रुप वालों को नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब कौन से हो गए, नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं एस एंड पी ब्लॉक, ये यहाँ से याद रखें। उसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और क्या होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 ग्रुप वाज कंसिस्टिंग ऑफ 9 एलिमेंट्स इन द 3 रो हो गई, ठीक है ना। द एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, सही बात है। क्योंकि देखो यहाँ पे समझना, उसने बोला 6th 7th A और 7th B की बात कर लेते हैं अपन, तो अभी एक बार में बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे मैंगनीज है। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, इसकी भी +7 होती है। इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला Cl2O7 होता है, इसका Mn2O7 होता है। हो गई ना प्रॉपर्टी सेम। तो ये बेसिकली वैलेंसी के बेसिस पे आया था। किसके बेसिस पे आया था, वैलेंसी के बेसिस पे। उसने सेम प्रॉपर्टी वाला माना उसको, जिनकी वैलेंसी सेम आ रही थी उनको सेम प्रॉपर्टी वाला माना और उनको एक साथ रखा, ठीक है। तो उन्होंने देखा मेरिट और डिमेरिट और एडवांटेज, उसके बाद में डीमेरिट की बात करेंगे। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स इजी, सही बात है। सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अगर एक जगह रखा गया तो उनको पढ़ना जो है, उनकी स्टडी करना जो है वो बहुत आसान हो गया। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, हाँ यहाँ पे उन्होंने जब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे रखा, वैलेंसी के बेसिस पे उसने अरेंज किया, तो उसने देखा कि कुछ जगह बीच में छूट रही है, पर उसने ये माना कि यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट जो है वो फ्यूचर में डिस्कवर होगा। और वो एलिमेंट्स जिनके लिए उसने जगह छोड़ी थी, वो एलिमेंट्स थे आपके कौन से, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक। तो ये आपके उस टाइम के
प्रिडिक्टेड एलिमेंट थे। अच्छा, गैलियम आता है किसके नीचे? सिलिकॉन के नीचे, इसलिए गैलियम का नाम रखा एका सिलिकॉन, उसने नाम रख दिया, उस टाइम गैलियम नाम नहीं रखा था। आज जो गैलियम मिला है वो उसने प्रिडिक्ट किया था। स्कैंडियम अगर देखें तो एका बोरोन उसने नाम रखा। एका बोरोन कैसे हो गया कि बोरोन तो हो गया आपका थर्ड ए वाला और स्कैंडियम हो गया आपका थर्ड बी वाला। जर्मेनियम की बात, अच्छा एका एल्यूमिनियम आएगा ये, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है ना। जर्मेनियम जो है वो एका सिलिकॉन हो गया और ये एका मैंगनीज हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने नाम रखे थे गंगा से जमुना तक, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, गंगा से जमुना तक, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। these were the elements for whom position and properties were well defined by Mendeleev before their discoveries and he left the blank spaces for them in this table। तो उन्होंने पहले से ही ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम पे इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर डिस्कवरी होगी जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी, बोरोन जैसी, सिलिकॉन जैसी और मैंगनीज जैसी होगी, ठीक है ना। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, है ना, करेक्शन वर डन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। पहले बेरिलियम जो है वो उसकी वैलेंसी 3 मानी जाती थी, तो उसका एटॉमिक मास जो है वो 13.5 आता था, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इसका 4 था, इंटू 3 किया तो 13.5 माना जाता था, ठीक है ना। पर जब 4.5 पर जब देखा गया कि बेरिलियम की वैलेंसी तो 2 होती है, तो इसके एटॉमिक मास में करेक्शन किया गया, 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 लिखा गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से करेक्शन किया गया बेरिलियम के एटॉमिक मास के अंदर। डीमेरिट ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज दिन तक फिक्स नहीं है ना। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं थी। हाइड्रोजन जिसकी प्रॉपर्टी दोनों के जैसी है, वो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। इस वजह से जो है उसको जगह नहीं दे पाया प्रॉपर। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं जिनके एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट होंगे। एटॉमिक वेट उनके क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो उनको क्या है? अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखें, पर उसने तो सेम जगह पे रख दिया, तो यहां से भी एक गलती हो गई उससे, ठीक है ना। ये भी डीमेरिट थी किसकी? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट उसके बाद में एनोमलस pair of elements, there were some pair of elements which did not follow the increasing order of atomic mass। देखें, तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी, है ना, और कोक नहीं। इनमें एटॉमिक मास की जब अपन बात करें, वेट की बात करें, तो इनके ज़्यादा है। इनके ज़्यादा है तो कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए, थोरियम को बाद में रखना चाहिए, टेल्यूरियम को बाद में रखना चाहिए, आयोडीन को पहले रखना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी उसने क्या करा? टेल्यूरियम, थोरियम और कोबाल्ट पहले रख लिए। पर उस बेवकूफ़ के ये बात समझ में नहीं आई कि अगर ये गलतियां हो रही है तो अपन क्या करें, उसके अंदर किस तरीके से चेक करें। अगर वो समझदारी दिखाता तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और ओवरऑल सब कुछ ही मेंडलीफ के खाते में चला जाता कि भाई इसी का योगदान है, पूरी तरीके से इसी का कंट्रीब्यूशन है 100% पीरियोडिक टेबल बनाने में। अगर वो थोड़ा सा भी दिमाग लगाता ना ऐसा क्यों चक्कर पड़ रहा है, तो उसे पता चल जाता कि एटॉमिक मास के ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये सारा खेल किसका चल रहा है? एटॉमिक नंबर का चल रहा है। वैलेंसी आती है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। तो सारा खेल किसका है? एटॉमिक नंबर का है। इस वजह से उससे जो उसने जो गलतियां करी वो उसको समझ में आ नहीं रही थी, ठीक है ना। लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, सही बात है। प्लेटिनम और गोल्ड लाइक एलिमेंट से, नोबल मेटल से, इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर रख दिया, जबकि वो तो कह रहा था सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रख दिया। जैसे मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम, कॉपर और कैल्शियम, यहाँ पे रुबिडियम, सिल्वर, सीजियम, गोल्ड, ये देखो इनको जो है वो एक साथ रख दिया, जबकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये तो नोबल है और ये हाईली रिएक्टिव है। ये तो 24 घंटे रिएक्शन करने के लिए तैयार, और ये रिएक्शन करने में नाटक करते हैं, ये रिएक्शन ही नहीं करते, तो इनको एक साथ रख दिया ये सेम ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। इट वाज नॉट क्लियर दैट लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर रिलेटेड टू
रिलेटेड टू थर्ड ए ग्रुप और थर्ड बी ग्रुप, ये फिक्स नहीं था कि वो किससे रिलेटेड है, थर्ड ए से रिलेटेड है या थर्ड बी से, सिर्फ उसने तो एटॉमिक मास के बेसिस पे रख दिया। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ भाई क्या चक्कर है, ऐसा क्या है एटॉमिक मास में, मतलब जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, ऐसा क्या चीज़ है, तो उस चीज़ को रीज़न को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, थ्योरेटिकल उसने देखा और उसी से रिलेट करता चला गया। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो साइंटिस्ट वाला काम तो नहीं किया उसने, ठीक है ना, उसने तो एक मैथमेटिशियन की तरह काम किया कि भैया ये चीज़ें दिख रही है और इनको जो है आप अरेंज कर लो और इस तरीके से, साइंस वाला काम नहीं किया उसने, ठीक है ना। देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है प्रपोज बाय मोजले, मोजले समझदार आदमी, साइंटिस्ट था बेचारा ये तो, है ना, और इसने क्या है कि एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या करा, कुछ मेटल्स ली, कुछ मेटल पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई और कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो एब्जॉर्ब हो गए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हुए, तो रिफ्लेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की उसने वेवलेंथ देखी, तो जो रिफ्लेक्ट होने वाले वेवलेंथ जो प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी जो वेवलेंथ उसने देखी, तो उसने देखा कि वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर पे। कैसे, उसने क्या करा, जब Z मतलब है ना, उसने बहुत सारी मास ले लिया, फ्रीक्वेंसी जो निकली ना बेटा, फ्रीक्वेंसी जो निकली, उसने क्या करा, बहुत सारी चीज़ों के साथ उसने ग्राफ बनाने की कोशिश करी, पर बिल्कुल भी किसी के साथ में ग्राफ प्रॉपर नहीं मिला। तो उसने क्या करा कि जब एटॉमिक नंबर के साथ में उसने ग्राफ बनाने की कोशिश करी तो एक प्रॉपर वहाँ पे फंक्शन मिल गया। वो प्रॉपर फंक्शन क्या था कि अंडर रूट ऑफ म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो फ्रीक्वेंसी का अगर अंडर रूट करेंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Z के। तो देखें यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ से कंक्लूजन निकला था। मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिफरेंट मेटल सरफेसेस एंड ऑब्टेन एक्सरे, जो यहाँ से जो रेज निकल रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया। ही फाउंड आउट दैट अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं। ही फाउंड आउट दैट अंडर रूट ऑफ म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, अंडर रूट ऑफ म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, वेर n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, और म्यू, n को म्यू भी बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब नया चेंज हो गया, उस यहाँ से पता चला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना कि एटॉमिक मासेस के ऊपर। तो यहाँ से क्लियर हो गया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देखें यहाँ पे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर, एटॉमिक एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर, है ना, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट करिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है एटॉमिक नंबर के ऊपर बात आ गई, तो वो आम तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं, जो वो दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई, आइसोटॉप्स की जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई, पर हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं थी। इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई, इनर्ट गैस को भी इंक्लूड कर लिया, एक और ग्रुप बन गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में चलें अपन तो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। अब 9 जो ग्रुप हो गए, 1 2 8 तो थे ही सही, 0 ग्रुप और आ गया। 0 ग्रुप जो है वो इनर्ट गैसेस को बोला गया। इनर्ट गैस आर इंट्रोड्यूस इन पीरियोडिक टेबल बाय रामा से, कोई बात नहीं, ठीक है। और 7 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स, अब वहाँ पे पीरियड्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। 7 जो थे वो जो आज अपन देखते हैं वो सभी पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आ गए थे। नील बोर्स ने सजेस्ट किया था मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आते हैं, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है बॉरबरी, रैंग एंड वार्नर ने मिलकर बनाई थी, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड थी, जो कि अपन ने लास्ट टर्न पे डिस्कस करी थी। दिस मॉडल इस ठीक है। 7 पीरियड्स 18 वर्टिकल कॉलम्स, ये अपन पढ़ चुके हैं। हाँ भाई, ये वाला जो टेबल था ये वाला भी अपन ने पढ़ लिया है। लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट, शॉर्ट एंड शॉर्ट, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्गेस्ट, वेरी लॉन्ग, जिसको अपन ने बोला था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टर्न पे अपन ने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट उसके बाद में हर एक पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लिथियम बेरिलियम बोरोन शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स मैग्नीशियम सिलिकॉन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। सो लिथियम बेरिलियम बोरोन आर कॉल्ड ब्रिजिंग एलिमेंट, क्योंकि वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द सेम आयनिक पोटेंशियल वैल्यू दे शो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। आयनिक पोटेंशियल मतलब चार्ज अपॉन साइज जो रेशो
रेशो होता है इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, इस वजह से सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ के साइज सेम है, कुछ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न है इनकी अट्रैक्शन पावर ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से। सिंपल शब्दों में अगर अपन बात करें, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की बात करें, Na, Mg, Al, Si, Ps और Cl are called typical elements because they represent the properties of other elements of their respective group। बिल्कुल सही बात है। लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं अपने ग्रुप में, क्योंकि इनके साइज छोटे होते हैं, इनके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो नीचे वाले एलिमेंट्स में सोडियम, पोटेशियम, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है ये अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है IUPAC गेव मैसेज नेम, हाँ नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC, ये अपन डिस्कस करते हैं, बड़ा ही सही टॉपिक है ये। देखें एलिमेंट नंबर 100 और उससे ऊपर डिफाइन करने के लिए एलिमेंट्स की नेमिंग जो है वो अलग अलग जगह, देखो क्या हुआ है, शुरू में तो साइंटिफिक वर्क इतना हो नहीं रहा था, पर लेटर जो है मतलब जैसे जैसे 90s के अंदर आए साइंटिफिक वर्क बढ़ता गया, एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना चालू हो गई। तो एलिमेंट्स की डिस्कवरी, सपोज करो एक ही एलिमेंट जो है वो अमेरिका में भी बन गया, वो जापान में भी बन गया, वो कोरिया में भी बन गया, तो अब उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम रख दिए। पर इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए IUPAC ने इनकी एक कॉमन नेमिंग करी। कॉमन नेमिंग के लिए 0 नील बोला गया, 1 को अन बोला गया, UN है ना, एक और एन आएगा यहाँ पे देखें। नेक्स्ट उसके बाद में 2 को बाई बोला गया, 3 को ट्राई बोला गया, 4 को क्वाड बोला गया, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, O को ऑक्ट और 9 को N बोला गया। और इस बेसिस पे अपन और EM सफिक्स लगाया गया और इस बेसिस पे अपन उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे 100, तो 1 का मतलब हो गया अन, नील है ना, अन नील, और नील और EM अन नील, नीलियम, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे UNN, ठीक है ना, मतलब इसको शॉर्ट में लिखेंगे N, इसको U, इसको B, इसको T, इसको Q, इसको P, इसको H, इसको S और इसको O और इसको E। आप देखेंगे एक भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा नाम के अंदर, इसीलिए तो 7 को हेप्ट की जगह सेप्ट बोला गया, ठीक है ना। देखें जैसे 114 लिखना है, तो 1 का मतलब क्या है अपने पास अन, और 4 का मतलब क्वाड, और क्वाड के बाद लगा देंगे यम, तो अनक्वाडियम, और शॉर्ट में लिख देंगे यू और क्यू। इस तरीके से नेमिंग होती है 100 और उसके बाद वाले एलिमेंट्स की। नेक्स्ट बात आती है मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स चक्कर खत्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट ये जो ड्रॉबैक था मैंने बताया था ना, तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं, तो अब वो पूरी ट्रिक आ गई। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी और कोक नहीं, ये पूरी की पूरी ट्रिक आ गई, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं आई। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स थर्ड बी के अंदर हो गई, ये भी क्लियर हो गया। मतलब वैसे तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चले तो ग्रुप नंबर कौन सा है, 3 है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायगोनल लाइन सेपरेट आउट मेटल्स। हाँ, एक अपन ने लास्ट में पढ़ा था ना, पीरियोडिक टेबल में एक बीच में से लाइन जा रही थी, वो मेटल और नॉन मेटल को क्या कर रही थी, अलग अलग कर रही थी। और इस लाइन के आसपास जो एलिमेंट्स थे वो जनरली कौन से थे, मेटलॉइड्स थे। एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एक ग्रुप में बात करूंगा तो इनका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा। जैसे कि अल्कली मेटल्स में क्या रहता है, NS1 क्या रहता है, NS1 रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, उसके बाद में अल्कली मेटल्स का NS1 है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का NS2 है, हेलोजेंस का NS2 NP5 है, ये अपन को इससे पता चल गया। नेक्स्ट उसके बाद में डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल कंट्रोवर्शियल, अभी भी फिक्स नहीं थी। हीलियम 1s2 होने के बावजूद भी कहाँ पे रखा गया, P ब्लॉक के अंदर रखा गया इनर्ट गैसेस के साथ में। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर स्टिल नॉट प्लेस्ड इन मेन फ्रेम, क्योंकि मेन फ्रेम बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि मैंने लास्ट टर्न पे बताया था। आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। हाँ,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट है, फिर भी उनको एक ही जगह पे रखा गया, क्योंकि एक ज़्यादा भारी है, एक कम भारी है, एक सबसे भारी सबसे हल्का है, इस तरीके से, मतलब उनके एटॉमिक मास में डिफरेंट होने की वजह से फिर भी उनको एक साथ रखा गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है। एक है अपने पास में बोर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, एक है बोर क्लासिफिकेशन। बोर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: इनर्ट गैस एलिमेंट, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सोचिए एक बार कौन कौन से हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं, फटाफट से सोचो। तो दोस्तों इनर्ट गैस एलिमेंट्स तो सभी जानते हैं अपन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। इनर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कलेक्टिवली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला गया है। ठीक है ना, ये आप करेक्शन कर लेना अगर आपको कहीं गलती से लिखा रखा है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है ग्रुप 13 to 18 अलॉन्ग विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात? तो ये इनर्ट गैस को और एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे मिलके क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से, पर नई डेफिनेशन के हिसाब से एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, अरे सिंपल सा है, जिनके देखो ये न्यूक्लियस, ये आउटर मोस्ट शेल, उसके बाद में आता है पेनल्टीमेट, और उसके बाद में आता है एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं आउटर मोस्ट शेल तो इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP होता है ना। अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो इनर्ट गैस हो गया। ठीक है ना, और पार्शली फिल्ड है NS, मतलब एस ब्लॉक NS122 और NP126 है, तो इनको अपन ने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल दिया। जिनके एंटी पेनल्टीमेट शेल, अब पेनल्टीमेट शेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप N+L रूल के हिसाब से देखोगे तो N-1 SPD होता है, S2P6D129 है, D129 है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन आई थी SDP। जब आप S से P की तरफ जाते हो तो आपको ट्रांजिशन करना पड़ता है, कहाँ से? D से, इस वजह से बीच वालों को वजह से इनको बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद में एंटी पेनल्टीमेट शेल की बात करें, N-2 S2 P6 D10 और F1-14, जिनके एंटी पेनल्टीमेट शेल जो है पार्शली फिल्ड होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे इनर ट्रांजिशन आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लें बेटा, इनर ट्रांजिशन। और ये कौन से हो गए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए डी ब्लॉक एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि इनका D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस बेसिस पे अपन इनको डिफाइन करते हैं। फिर से इनर्ट गैस एलिमेंट कौन से हो गए? जिनके कंप्लीटली फिल्ड है, कौन से? आउटर मोस्ट शेल। और रिप्रेजेंटेटिव एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। और इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखें, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। इन जनरल ये N+L रूल के हिसाब से है बेटा, प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं है। ये N+L रूल के हिसाब से, जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट बोल दिया जाता है N+L के हिसाब से। किसके हिसाब से? N+L के हिसाब से। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अपन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S के अंदर जाता है उसको S ब्लॉक एलिमेंट, जिन P में जाता है P ब्लॉक एलिमेंट, D में जाता है D ब्लॉक एलिमेंट, F में जाता है F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, तो ये हो गए इन जनरल अपने पास क्लासिफिकेशन। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? हर एक ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। फिर अपन सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन को देख के अपन एटॉमिक नंबर लिखना या एटॉमिक नंबर देख के मेटल की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बताना। ठीक है, समझने की कोशिश करना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो इनर्ट गैस और NS122 होते हैं।
ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे साफ सुथरे, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनर्ट गैस हो गया, n-1d अगर एग्जिस्ट कर जाए तो, ठीक है, और n-2f अगर एग्जिस्ट कर जाए तो 10, 14 और ns2 np126, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसका? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इनर्ट गैस हो गया। इनर्ट गैस के बाद में आता है अपने पास में n-2f, है ना, n-2f 14, n-2f 14 फुलफिल्ड हो जाए ना, और साथ में क्या n-1 d 1 to 10 ns। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन ये होता है पर वो चेंज होता रहता है ना, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं, d के इलेक्ट्रॉन s में आ जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। इन जनरल अपन लिख रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, n-2 f 1 to 14 n-1 d 1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, फिर प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करता है? एफ के अंदर। तो यहाँ 14 भी हो सकता है, यहाँ 0 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ns2 किसकी बात करेंगे? ns2 की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-2f के अंदर जाना है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बेसिस पे आप जो है वो एलिमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वेरी करते हैं, ये भी वेरी करता है, ये भी वेरी करता है, क्योंकि इनके सबशेल के बीच में गैप कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो जो अपन ने लिखे हैं वो किसके बेसिस पे लिखे हैं? n+l के बेसिस पे लिखे हैं। फिर एक्सेप्शन अपन को ध्यान रखने, एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। ये एक्सेप्शन है अपने, एक तो है CR CU, ये 3D सीरीज के हो गए। फिर उसके बाद में निभा, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े आगे, है ना, कूद और पिटाई और होगी। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन है डी ब्लॉक के, ठीक। उसके बाद में एफ ब्लॉक, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, प्रैक्टिकल बात करने की कर रहा हूं, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन n इनर्ट गैस हो गया, n-2 f 1 to 14 हो गया, और nd 0 ns2 एक्सेप्ट यूरोपियम और येटरबियम हो गया, ये दोनों, ठीक है ना। बाकी तो आप जनरल, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे लिखा है, ये इनके एक्सेप्शन है। इन कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, बाकी तो ये वेरी करते हैं, 2 से वेरी कर जाते हैं, कई बार अंदर बाहर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जिनके बाहर 2 है ना, वो एस ब्लॉक एलिमेंट भी हो सकता है, डी ब्लॉक भी हो सकता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी हो सकता है। पर जिनके 1p 1 to 6 है वो हमेशा पी ब्लॉक होगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अब इससे और बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लो तो एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। वैसे तो यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको एलिमेंट अगर दिया हो, एलिमेंट दिया हो तो एलिमेंट तो आपको पीरियोडिक टेबल याद है, तो 2 मिनट में आप पीरियोडिक टेबल, 2 मिनट क्या और जल्दी पीरियोडिक टेबल बना के, 1 मिनट में भी पीरियोडिक टेबल बना के आप उसका आंसर निकाल सकते हो कि उसकी पोजीशन क्या है। दूसरा तरीका, अगर एटॉमिक नंबर दिया गया हो तो क्या करें, तो इनर्ट गैस रेफरेंस ले लो, इनर्ट गैस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले
फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब x क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। x क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस प्रीवियस इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर। उससे जस्ट पहले जो इनर्ट गैस आई है उसके एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दो, वो x आ गया x। अब नाउ x आ गया, नाउ पुट, नाउ फिल x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। सर हमें तो पता ही नहीं एलिमेंट कहाँ से आएगा। अरे पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा? इनर्ट गैसेस, प्रीवियस इनर्ट गैस का जो पीरियड नंबर है उसमें एक जोड़ दो, है ना। क्या क्या बोला मैंने? प्रीवियस इनर्ट गैस पीरियड नंबर, है ना। प्रीवियस इनर्ट गैस पीरियड नंबर +1 इज इक्वल टू पीरियड नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट, है ना। ये आ गया। तो सारा खेल किसका है? प्रीवियस इनर्ट गैस का है। सारा खेल किसका है? प्रीवियस इनर्ट गैस का है। उसके बाद में जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो अपने आप आपको s के इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, d के इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, p के इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, तो पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। जैसे जैसे मैं बात करूं, मेरे पास है 23। अब इनर्ट गैस अपने पास कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन। तो 2, 10, 18, 36, 54, 84। देखो अब 23 से जस्ट पहले वाला कौन सा है? आर्गन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। पीरियड नंबर कौन सा होगा? 1, 2, 3। तो 23 का पीरियड नंबर कितना होगा इसका? 3 + 1 = 4। समझ में आई बात? अब मैंने क्या करा, 23 से माइनस किया 18, तो मेरे पास आ गया 5। क्या आ गया? 5 आ गया। अब मैं इलेक्ट्रॉन भरना चालू करूंगा 4s2 3d3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया d में, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? d ब्लॉक का एलिमेंट। 2 + 3 = कितना हो गया? 5 हो गया। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया? 5। और ये कौन सा एलिमेंट हो गया? 23 वेनेडियम। कौन सा हो गया बेटा? वेनेडियम। ऐसे पता कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो ब्लॉक नंबर पता चल गया, ग्रुप नंबर पता चल गया, और साथ में पता चल गया क्या? साथ में क्या पता चल गया? पीरियड नंबर पता चल गया। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन f में गया तो f ब्लॉक एलिमेंट है, उसका तो ग्रुप नंबर डायरेक्ट कौन सा होगा? 3 होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप सोचिए, फिर अपन उनको डिस्कस करते हैं। ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। वैसे तो जो अपन ने पढ़ा था ना बेटा फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि कौन से पीरियड का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस बेसिस पे सारे आंसर आ सकते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर 51, 83, 96 और 42। ठीक है ना, ये 4 एटॉमिक नंबर है। इनके फटाफट से आप निकालिए इलेक्ट्रॉनिक वो पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर और ग्रुप नंबर तीनों निकालिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं इनको। कोशिश करिए जल्दी से। तो सोच लिया होगा दोस्तों आपने, इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप इनके निकालने की कोशिश करी होगी आपने, ब्लॉक, ग्रुप और क्या बोला था मैंने? पीरियड नंबर। देखें 51 की बात करें तो अपने पास वही हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये लिया अपन ने, और रेडोन भी ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है और 86 है। सबसे पहले अपने पास है 51 है, तो इससे प्रीवियस इनर्ट गैस 36, तो 51
-36, ये ग्रुप नंबर निकालने की बात कर रहे हैं अपन, ग्रुप नंबर पे बात कर रहे हैं। तो 51 - 36 आपके पास आएगा कितना, 15। कितना आएगा, 15, ठीक है ना। अब 15 को अपन फिल करने की कोशिश करें, 15 को अगर अपन फिल करने की कोशिश करें तो पहले पीरियड नंबर लिखना पड़ेगा। पीरियड नंबर इसका क्या आएगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर का पीरियड आ जाएगा। फिफ्थ नंबर के पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s2 और 5 4d10, तो कितना हो गया, 12 हो गए। उसके बाद में 3 और जाएगा 5p3, तो ये हो गया आपका 15, ठीक है। तो P ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया। और P3 का मतलब P1 वाले का ग्रुप नंबर 13, P2 वाले का 14 और P3 वाले का कितना, 15, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, 15 ही इसका आंसर हो जाएगा। P ब्लॉक हो जाएगा, पीरियड नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड 83 है, तो आपके पास वही 86 आ गया। 86 से पहले तो 1 2 3 4 5 6, पीरियड नंबर 6, ठीक है बेटा। अब अगर मैं माइनस करूं 54 माइनस 83 माइनस 54 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 29 आ जाएगा। अब 29 फिल करना है तो 29 तो ग्रुप नंबर होता नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे 6s2 4f14 5d10, कितना हो गया ये 26, और वही और 3 तो 6p3, ये भी ग्रुप नंबर कौन सा आ गया, 15 ही आ गया। और ब्लॉक कौन सा आ गया, P ब्लॉक आ गया। तो समझ में आ गया होगा ये, है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात करें तो अपने पास है 96। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 92 103 एक्टिनोइड्स होते हैं, तो डायरेक्ट आ रहा है आंसर क्या, एक्टिनोइड्स। फिर भी चेक करते हैं 96 से 96 आ रहा है, 86 के बाद में तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पीरियड नंबर हो गया क्या, 7, ठीक है। ग्रुप नंबर निकालने की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ने 86 लिया, 86 में से 96 माइनस कर दिया, सॉरी 96 लिया, 96 में से 86 माइनस कर दिया, तो अपने पास 10 आया, 10 आया। अब 10 फिल करते हैं तो 7s2 5d1 6d1 और 5f7, तो किस में गया ये, F ब्लॉक के अंदर गया। किसके अंदर गया, F के अंदर गया, तो 5f सीरीज का हो गया। तो ग्रुप नंबर इनका फिक्स होता है कौन सा, 3, और ब्लॉक हो गया इसका कौन सा, F, ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद में 42 पे चलते हैं, 42 आएगा 54 के पहले, तो 1 2 3 4 5, तो पीरियड नंबर हो गया इसका कौन सा, 5। ग्रुप नंबर निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 42 में से माइनस करेंगे क्या, 36, तो बचेगा अपने पास कितना, 6। अब कौन सा पीरियड है, 5th है, तो 5s2 और 4d4 आ जाएगा, और 5s2 5d4 का मतलब D ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और इनका ग्रुप नंबर ये ऐड कर दो, 2 और 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ग्रुप नंबर भी कितना आ गया, 6 आ गया। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, पीरियड नंबर ग्रुप नंबर निकालना आ गया होगा। तो ये डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है, जिससे आज दिन तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो अपन नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।